हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम सब व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। अर्थात वे साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। आइए जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसको सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। भाषण, दूरदर्शन, बातचीत, फोन, रेडियो आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक मतलब होता है बोलकर अपने भाव और विचार को प्रकट करना। उसके बाद है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा कहलाते हैं। पत्र, निबंध, लेख, विज्ञापन, संवाद आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद कुछ अन्य भाषा है, जैसे राजभाषा, मातृभाषा। आइए राजभाषा के बारे में जानते हैं। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं। आइए हम जानते हैं एक एक करके उन सभी के बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं। पहला हिंदी, असमिया, डोगरी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी, ओडिया, मराठी, नेपाली, तेलुगु, सिंधी, संथाली, मणिपुरी, मलयालम, संस्कृत, मराठी, तमिल। यह 22 भाषाएं जो हैं, जिन्हें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रहता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में मुहावरों, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली का प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में मारवाड़ी,
तथा पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाली बोली के उदाहरण मिलते हैं। आइए क्षेत्रों के आधार पर बोलियों का विभाजन किया गया है, उसे हम आसानी पूर्वक से समझते हैं। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ आदि बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, हिमाचली आदि आते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी आदि बोली आते हैं। इसके बाद है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि आते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि बोलियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हर एक भाषा का एक उपभाषा भी होता है, जो इस प्रकार है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना हो जाती है तो बोली उपभाषा में बदल जाती है। जैसे अवधी, मैथिली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा बोलियां हैं, परंतु कुछ साहित्यकारों ने इन बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी बोली में, और सूरदास ने सूरसागर का ब्रजभाषा बोली में किया था। विद्यापति ने मैथिली में पदावली की रचना की थी, इसलिए इन बोलियों को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया गया है। आइए भाषा और बोली में अंतर समझ लेते हैं। भाषा व बोली में बहुत सूक्ष्म अंतर है। पहला, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज हेतु किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए होता है। कुछ भाषाएं हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद है लिपि। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे लिखने के लिए कुछ लिखित संकेत होते हैं, जिन्हें लिपि या चिन्ह कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा का जो लिखने का ढंग है वह लिपि कहलाती है। आइए देखते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों को। हिंदी, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, फ्रेंच रोमन में, मराठी देवनागरी लिपि में। उसके बाद है उर्दू, जो कि फारसी लिपि में लिखी गई है। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी और तमिल को तमिल लिपि में ही लिखा गया है। इसके बाद हम साहित्य के बारे में जानते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। साहित्य दो प्रकार का होता है, पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के बारे में जानते हैं। पत्र, नाटक, कहानी, निबंध आदि में विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस ढंग को अपनाया जाता है उसे गद्य कहते हैं। जैसे साहित्यकार हैं प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी। उनकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद जी की रचनाएं ईदगाह, महादेवी वर्मा जी की रचना है नीलकंठ और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। पद्य साहित्य के बारे में जानते हैं। कविता, दोहे, पद, चौपाइयाँ आदि को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम को अपनाया जाता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे साहित्यकार हैं कबीरदास जी, सूरदास जी और सुमित्रा नंदन पंत। कबीरदास जी की रचना है बीजक, सूरदास जी की सुरसारावली और सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम्य है।
उसके बाद व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना समझ पाते हैं, जान पाते हैं, कर पाते हैं। व्याकरण के बहुत से भाग भी हैं। आइए देख लेते हैं एक एक भाग को। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं समझते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उनके वर्गीकरण और उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्हों के बारे में विचार किया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना करके लाएं। धन्यवाद।